हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो समष्टि अर्थशास्त्र है हमारी, उसका सबसे पहला चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी समष्टि अर्थशास्त्र का जो परिचय है, उस चैप्टर को आज हम एक बार में देखने जा रहे हैं। उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने जा रहे हैं। आपको पता है अर्थशास्त्र के दो भाग हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो कक्षा 12 के जो सिलेबस में समष्टि अर्थशास्त्र का पूरा आपको अध्ययन करना है, उसमें सबसे पहला भाग है और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इससे पहले कि स्टूडेंट्स हम ये सेशन स्टार्ट करें, एक इंफॉर्मेशन जो हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पाते हैं हिंदी माध्यम में। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपको बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के सारी की सारी सुविधा शिक्षा की मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। यहाँ 10 या 20% सिलेबस कवर करने के बाद आपको किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सारी पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और समझते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसका परिचय क्या है और इसका मतलब क्या है। देखिए, समष्टि और व्यष्टि दो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। समष्टि का मतलब होता है समग्र, या समष्टि का रिश्ता होता है जिस शब्द से के साथ, वो है समग्र यानी एग्रीगेट। और व्यष्टि जो है वो है इंडिविजुअल, यानी कि आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर। तो आपको जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रख के चलनी है, तो जब आपको मैक्रो यानी कि समष्टि की चर्चा करनी है, ठीक है, तो समष्टि का अर्थ है या उसका संबंध होता है समग्र के साथ, ठीक। और व्यष्टि का संबंध होता है व्यक्तिगत, ठीक, या सीमित। अब ये जो समग्र है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीगेट, और इसको कहते हैं इंडिविजुअल। अब देखिए, जब किसी भी चीज का, हम अर्थव्यवस्था पर तो आएंगे, अर्थशास्त्र पर तो आएंगे, किसी भी चीज का जब हम एक व्यक्तिगत या बहुत छोटे स्तर का अध्ययन करते हैं, तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, व्यष्टि हो जाता है। लेकिन वही जब हम सबको मिलाकर अध्ययन करते हैं तो वो हो जाता है क्या, समष्टि। अब देखिए, जो क्लासिकल थ्योरी या जो अर्थशास्त्र की पहले की जो स्थितियां थी, खास करके 1929 के का जो डिप्रेशन आया, यानी कि जो मंदी पड़ी, उसके पहले की जो स्थितियां थी, वहां पर ये जो समष्टि या एग्रीगेट वाली कहानी है, ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं थी। वहां पर बहुत ज्यादा ऐसी थियरीज या बहुत ज्यादा ऐसा कोई अप्रोच नहीं था जिसमें सरकार को सभी की चीजों का एग्रीगेट लेकर पॉलिसी बनाकर और एक तरह से चलने का काम किया जाए या उस पर नीति निर्धारण किया जाए। लेकिन धीरे धीरे महसूस होने लगा कि इस चीज की जरूरत है। अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। जब सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है तो सरकार के पास आंकड़े चाहिए, सरकार के पास आय को निकालने के अप्रोचेस चाहिए, सरकार के पास हर चीज का एक अपना क्या चाहिए, नीति चाहिए, पॉलिसी चाहिए। उस पर तो हम आएंगे। अब अगर हम उसका डिफरेंस समझना चाहें या समष्टि अर्थशास्त्र का पूरा मतलब समझना चाहें, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक परिवार है, ठीक है, उस परिवार में कोई एक व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी कर रहा है, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। अब आप उस व्यक्ति का अगर अध्ययन करेंगे कि उसकी आय कितनी है, उसका खर्च कितना है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, उसका वो कितना कर भर रहा है, तो ये सारी चीजें आप उसका व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं। और जब आप उसी व्यक्ति की पूरी क्या करते हैं, उसी परिवार के सभी व्यक्तियों की आय, उनकी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उस परिवार का समष्टिगत अध्ययन हो जाता है। इसी तरह जब आप एक परिवार का अध्ययन करते हैं और पूरे शहर को छोड़ते हैं तो व्यष्टि हो जाता है, और पूरे शहर को ले लेते हैं तो समष्टि हो जाता है, और पूरे देश पे जाते हैं तो और समष्टि हो जाता है। तो आप जब समग्रता के साथ, एग्रीगेशन के साथ आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं या इकोनॉमिक वैल्यूज का अध्ययन करते हैं, तो वो हम चीज जो होती है, वो जो निकल के आती है बात, वो समष्टि अर्थशास्त्र को निकल कर आती है। और फिर जो आजकल आप पूरी दुनिया में या हर जगह अर्थशास्त्र में सुन रहे होंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है ना, भुगतान संतुलन कैसा है, मुद्रा के लिए मौद्रिक नीति कैसी बनाई जा रही है, राजकोषीय नीति कैसे बनाई जा रही है, ये पूरे देश और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए की जाती है। और इसे हम पूरे कंडीशन, पूरे एग्रीगेट, इस पूरी बातचीत को हम कहते हैं कि हम समष्टि अर्थशास्त्र के हित में लेकर चल रहे हैं। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से हुई, जिसका अर्थ होता है बड़ा, ठीक, यानी क्या मतलब होता है, लार्ज। अब लार्ज का यहां मतलब क्या है,
लार्ज का यहां मतलब है बड़ा पर्सपेक्टिव, यानी आप केवल सीमित स्तर में नहीं सोचिए, आप बड़े स्तर से अध्ययन करके चलिए, आप बड़े स्तर से चीजों को मापिए। आ रही बात समझ में? यानी एक परिवार की, एक व्यक्ति की आय नहीं देखनी है, पूरे देश और पूरे समाज की देखनी है। अर्थशास्त्र में सबसे पहले मैक्रो शब्द का प्रयोग ओस्लो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर रेगनर फ्रिस ने सन 1993 में किया था। और ये 1993 उसी समय की स्थिति है जब मंदी समाप्त हो रही थी। जब मंदी 1929 में आई और 1929 में आने के बाद 33 तक खास कर चली, और फिर कीन्स जैसे अर्थशास्त्री, और बहुत ये महसूस किया गया कि जो पारंपरिक अर्थशास्त्र की रीतियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं उससे निकलकर अब दूसरी रीतियों और रीतियों की तरफ चलना पड़ेगा। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो स्तर पर अर्थव्यवस्था की अध्ययन और अर्थव्यवस्था के एग्रीगेट को समझने का प्रयास किया जाने लगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है, यानी एग्रीगेट फॉर्म में स्टडी की जाती है। ठीक है, इस प्रकार इसमें देखो अब क्या क्या चीजें आ जाती है इसमें। कुल उत्पादन, जिसको क्या कहते हैं, एग्रीगेट प्रोडक्शन। जैसे आप जब व्यष्टि अर्थशास्त्र 11th में पढ़ रहे होंगे तो वहां आपने केवल उत्पादन पढ़ा होगा, एक फर्म का उत्पादन, उसका उत्पादन फलन। लेकिन जब आप समष्टि में आते हैं तो यहां कुल उत्पादन, पूरे देश के उत्पादन की बात की जाती है। बाद में जो इसकी वैल्यू बन जाती है जीडीपी, तो वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन की जो वैल्यू होती है वो जीडीपी बन जाती है। रोजगार, कुल बचत, टोटल सेविंग, कुल उपभोग और विनियोग एवं राष्ट्रीय आय जैसी यौगिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, नेशनल इनकम। यानी ये जो यौगिक क्या है, जिसको सभी कुछ को जोड़ के निकाला जा रहा है। जब इन चीजों को एग्रीगेट करके स्टडी की जाती है तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का भाग बनते हैं। चूंकि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करके कुल योगों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र या एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। मतलब यहां पर क्या होता है, एक एक इंडिविजुअल डिमांड को, एक एक इंडिविजुअल आय को जोड़कर एग्रीगेट आय बनाई जाती है, एग्रीगेट नेशनल इनकम निकाला जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। यहां केवल एक इंडिविजुअल लेवल पर बात नहीं की जाती, बल्कि पूरे एग्रीगेट लेवल पर बात की जाती है। स्पष्ट है कि समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म या एक उद्योग से संबंधित न होकर अर्थव्यवस्था की पूरी औद्योगिक संरचना से संबंधित होती है। जो टोटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरा टोटल एक तरह से स्ट्रक्चर है अर्थव्यवस्था का, उन सब से जुड़ी हुई हर पहलुओं की चर्चा इसमें की जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र में एक अर्थव्यवस्था में संसाधन के पूर्ण रोजगार से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जो इसकी विषय वस्तु के रूप में सिद्धांत को स्पष्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए, एक अर्थव्यवस्था में क्या होता है, संसाधनों के पूर्ण रोजगार। संसाधनों के पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे अचीव किया जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब अगर अब रिसोर्सेज में सब कुछ आएगा, आपका कैपिटल भी आएगा, आपका ह्यूमन रिसोर्स भी आएगा, इन सब का हम हाईएस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। अच्छा, दूसरा जो बड़े स्तर के नीति निर्धारण है, जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको डील करने के लिए, यहां भी अर्थशास्त्र की आर्थिक समस्याएं हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये समस्या यहां पर डील की जाती है, समस्या का समाधान किया जाता है। इस चीज को अगर आप समझना चाहें, केंद्रीय समस्याएं अर्थशास्त्र की क्या होती हैं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको इकोनॉमिक्स में जरूर जाननी चाहिए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, क्या है केंद्रीय समस्या? सबसे पहले आपको पता है कि साधन सीमित हैं, साधन सीमित, ठीक, और साधनों की मांग क्या है, वांट्स अनलिमिटेड है। मांग, या आप कह सकते हैं कि जरूरत जो है वो अनलिमिटेड है, मांग असीमित है। तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन करना पड़ेगा। ये जो चयन करने वाली स्थिति है, इस चयन करने की स्थिति में भी समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, तीन केंद्रीय समस्याओं की अगर बात करें तो वो केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, ठीक, एक तो ये चीज आप समझ लीजिए, वांट्स आर अनलिमिटेड एंड डिमांड इज अनलिमिटेड, ठीक है, तो वहां पर आपको चॉइस करना पड़ेगा। अब अगर तीन केंद्रीय समस्याओं की चर्चा की जाए जिसका समष्टि अर्थशास्त्र के नीति निर्धारण से सीधा संबंध होता है, तो एक, क्या उत्पादन करें, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस,
कैसे उत्पादन करें, और तीसरा किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, तो यहां हम क्या बोलेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये जो तीन चीज हैं, इनका उत्तर देते हुए प्रयास ये किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों के पूर्ण रोजगार से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाए। क्या समस्याएं हैं, वो समस्याएं यही हैं कि क्या उत्पादन करें, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस। अब मैंने आपको दो चीजें बजट वाले चैप्टर में बताई थी, जैसे मान लीजिए कि प्राइवेट गुड्स भी होती हैं और सार्वजनिक गुड्स भी होती हैं, यानी व्यक्तिगत गुड्स वस्तुएं भी होती हैं और सार्वजनिक वस्तुएं भी होती हैं। दोनों में से किसका उत्पादन किया जाए, सरकार को इसका हल निकालना पड़ता है कि आप कंज्यूमर वाले गुड्स ज्यादा बनाएंगे कि आप पूंजी वाले गुड्स ज्यादा बनाएंगे। फिर कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें में मतलब क्या है, सरकार उत्पादन का तरीका क्या अपनाए। दो तरीके हो सकते हैं, श्रम आधारित, पूंजी आधारित, जिसको कहते हैं लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। मतलब अगर ज्यादा लेबर लगाकर उत्पादन करेगी तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, लेकिन उससे पैसा ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, क्वालिटी मैनेज हो जाएगी, क्वालिटी उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और ज्यादा मशीन और पूंजी लगाकर करेगी तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा। तो इसके बीच का उसको समन्वय करना पड़ता है। और किसके लिए उत्पादन करें, यहां डिपेंड करता है संसाधनों का वितरण कैसे हो रहा है इकोनॉमी में, गरीबों के लिए हो रहा है कि अमीरों के लिए हो रहा है। ये जो आर्थिक समस्याएं हैं, इनका अध्ययन किया जाता है और उसकी विषय वस्तु के रूप में सिद्धांतों को स्पष्ट करती है कि आप कैसे सिद्धांत लेकर आएंगे। तो सिद्धांत कौन कौन से दिखाई देते हैं, फिर देखा जाता है कि सरकार क्या लेकर आती है, राजकोषीय नीति बनाती है। ठीक है, फिर हमको अर्थव्यवस्था में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, मौद्रिक नीति देखने के लिए मिलती है। ये जो आप नीतियां देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर सिद्धांतों पर आधारित होती है और ये समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, क्योंकि ये समग्र के लिए आती है, ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए आती है, ये किसी एक के लिए नहीं आती, ये किसी इंडिविजुअल वर्ग सोसाइटी के लिए नहीं आती, ये पूरे इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की अगर बात की जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं कैसी हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों का अध्ययन करता है, कुल संबंध यानी जो टोटल एग्रीगेट की बात की जा रही है। बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक वस्तु की मांग, दो वस्तु की मांग, तीन वस्तु की मांग, सबको मिला के पूरी इकोनॉमी में जितनी डिमांड हो रही है सबको मांगा जाएगा। अरे बस समझे, जैसे मान लीजिए कि एक स्टेट की जीडीपी, फिर दो स्टेट की जीडीपी, पूरे कंट्री की जीडीपी, ऐसे निकाला जाएगा। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल। और वहां से फिर क्या क्या चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं, वहां से कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं अर्थव्यवस्था में। तो जैसे हम चर्चा करते हैं किस चीज की, इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी मुद्रास्फीति। ठीक, इसके अलावा फिर चर्चा किस चीज की करते हैं, मंदी यानी डिप्रेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मंदी। ये सारी चीजें कहां से आती हैं, ये सारी चीजें हमें यहां से देखें, जो सामान्य कीमत स्तर है वहां से ये चीजें दिखाई देती हैं। सामान्य कीमत स्तर की जब चर्चा हम करेंगे तो आपको समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। फिर इनके कारण क्या है, तो इनका कारण सीधे सीधे जुड़ा होता है किस चीज से, मुद्रा, समग्र मांग और समग्र पूर्ति से। ठीक है, जो चीजें आप पढ़ने वाले हैं मैं उसका ओवर आपको समझा रहा हूं, समग्र मांग, समग्र पूर्ति। ठीक, ये चीज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की चीज आएगी, ये समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट बनेगी। ठीक, और व्यक्तिगत उत्पाद से नहीं राष्ट्रीय उत्पाद से होता है, यानी नेशनल इनकम जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको राष्ट्रीय आय, इसके साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप कहेंगे जीडीपी। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अब आप समष्टि अर्थशास्त्र जब कर रहे हैं तो इन चीजों से आपका पाला पड़ने वाला है। हालांकि कुछ चैप्टर्स हम डील कर चुके हैं जहां पर इन चीजों के बारे में मैंने आपको थोड़ा डिटेल बताया है, ये तो चैप्टर बाकी है, जैसे मौद्रिक नीति के बारे में, राजकोषीय नीति के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे देखने के लिए यहां से मिलती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
जेएल हैंगसन के शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो वृहद योग जैसे कुल रोजगार, कुल आय, कुल बचत, राष्ट्रीय आय और व्यय आदि के पारस्परिक संबंधों पर विचार करता है। अब इन परिभाषाओं को अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि समस्त अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है, इकोनॉमिक एनालिसिस का एक ब्रांच है, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है। यानी यहां पर इंडिविजुअल चीजों को एक बार इंक्लूड किया जाएगा और इंक्लूड करने के बाद आपको पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे आप जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो उसके 2-3 तरीके हैं। तो उसमें एक तरीका होता है वैल्यू एडेड तरीके से, वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वृद्धि मेथड। तो उसमें क्या देखते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्सरी सेक्टर। यानी आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों के इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड को जोड़ा जाता है, तब वहां से आप जीडीपी पर पहुंचते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, समस्त अर्थशास्त्र की विषय सामग्री की व्याख्या किस प्रकार की जाती है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। एक स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय आय का जब अध्ययन करते हैं तो ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट हो जाता है। और उसमें राष्ट्रीय आय का जब आप अध्ययन करेंगे तो किन किन चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पर आपको दिखाई देगा जो जो शब्द दिखाई देंगे। एक तो पूरा स्वयं अपने आप में राष्ट्रीय आय, ठीक है, जिसको कहते हैं NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये इसकी विषय वस्तु है। इसमें आप पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जिसको कहते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें आप पढ़ेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल, घरेलू उत्पाद, जिसको बोलेंगे NDP, ठीक। ये सारी चीजें आपको राष्ट्रीय आय में पढ़नी पड़ेंगी। इसमें आपको फिर आय का प्रवाह, ठीक है, मूल्य वृद्धि या वैल्यू एडिशन, ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी पड़ेंगी। तो ये जो राष्ट्रीय आय का अध्ययन है, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम है, ये समष्टि अर्थशास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो इसका विषय वस्तु है। उत्पादन और रोजगार का स्तर, यानी कि प्रोडक्शन का लेवल क्या है और जो रोजगार की कंडीशन है वो क्या है, और वो डिपेंड करेगी समग्र मांग समग्र पूर्ति पर। इसमें जो आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी, इसमें आप की जो विषय वस्तु जुड़ेगी वो इसमें आपको जुड़ेगी ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक, पूर्ण रोजगार का संतुलन या पूर्ण रोजगार की स्थिति, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां पर दिखाई देंगी, ये इसके विषय वस्तु के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो उत्पादन और रोजगार का स्तर, वितरण के सिद्धांतों का स्तर, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इकोनॉमी में किया जा रहा है। इस वितरण के सिद्धांत में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आएगा किसका, बजट का, करारोपण का, अंत में आप कह सकते हैं राजकोषीय नीति का, ठीक है। क्योंकि बजट के माध्यम से क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, प्रगतिशील टैक्सेशन पॉलिसी, हम टैक्स लगाएंगे, जिसके पास नहीं होगा उसको रिसोर्स पहुंचाएंगे। वितरण का सिद्धांत हम यहां से देखते हैं। आर्थिक विकास की समस्याओं का अध्ययन, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हो रही हैं उसमें डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो आप अध्ययन करते हैं, जो उसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो आर्थिक विकास की समस्याओं का अध्ययन के लिए फिर आप उसके लिए पूरा मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये इसमें शामिल होता है, जहां पर फिर आपका क्या क्या चीजें आ जाएंगी। यहां पर आप भुगतान संतुलन देखेंगे, जिसको क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट,
ठीक है, आप पॉइंट्स को समझ सकें इसलिए इंपॉर्टेंट रूप से बतानी जरूरी है। इसमें आप और क्या देखेंगे, इसमें आप विदेशी विनिमय दर देखेंगे, किस तरह विदेशी विनिमय का निर्धारण होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सके। जो आपके सिलेबस में है वो चीजें मैं बता रहा हूं, बाकी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा, इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा चैप्टर अपने आप में आप समझ सकते हैं उसको। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड चीजें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से मैच कर रही हैं वो चीजें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट बनती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है अपने आप एक नया सिद्धांत है, उसमें किस तरह WTO की भूमिका है, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका है, कैसे प्रोटेक्शनिज्म और संरक्षणवाद को छोड़कर हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे मुक्त जिसको कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। सारी ये चीजें हैं जो इसका बहुत बड़ा विस्तृत पार्ट है, आपके सिलेबस से थोड़ा हटके है लेकिन इन चीजों से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मुद्रा का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ मनी, जिसकी चर्चा मैंने की, मुद्रा क्या है, उसके काम क्या है, मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है और उसके लिए मौद्रिक नीति क्या रहती है। व्यवसायिक उतार चढ़ाव का सिद्धांत, थियरी ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशंस, जिसमें आप क्या देखेंगे, इसमें आप देखेंगे एक बार देखेंगे बूम यानी कि महंगाई की स्थिति, फिर डिफ्लेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी भी आती है। यानी एक बार बहुत महंगाई होगी, फिर धीरे धीरे कीमत घटेगी, फिर मंदी की आ सकती है, फिर रिकवरी करके बूम पर पहुंचेंगे। तो ये पूरा बिजनेस साइकिल है, इसकी चर्चा भी करेंगे। सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत यानी कि जनरल प्राइस लेवल में मुद्रास्फीति क्या क्या है, अवस्थिति क्या है, यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या है, कैसे इसको ठीक किया जाएगा, इसके क्या कारण होंगे, इसको ठीक करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या, ये आपके अपने आप में एक सिलेबस का पार्ट है कि मेजर्स टू चेक द इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, किस तरह से आप महंगाई का स्तर सुधारेंगे, किस तरह से कम करेंगे। तो जब इन चीजों का आप अध्ययन करते हैं तो ये अपने आप में समष्टि अर्थशास्त्र का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट मैटर बन जाता है। यानी द स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड द मेजर्स टू करेक्ट इट इज ऑल अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो आपके समष्टि अर्थशास्त्र का कुल मतलब यह है कि समष्टि चीजों का, यौगिक चीजों का अध्ययन किया जाए अर्थव्यवस्था से रिलेटेड और उसके समाधान का प्रयास किया जाए। ठीक है, अब अगर प्रकृति की बात करें, नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये हमने पहले भी चर्चा की है कि इसमें इंडिविजुअलिटी वाली कहीं कोई बात नहीं है, ये पूरे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होती है, पूरे इकोनॉमी से इसका संबंध है और उस हिसाब से चलती है। तो समष्टिगत अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ इन समष्टिगत नीतियों का प्रभाव किसी एक व्यक्तिगत इकाई पर नहीं देखा जाता, बल्कि संपूर्ण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण ही समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो मैंने अभी बताया, यहां पर क्या है, जो चीजें होंगी वो समग्र रूप में होंगी, वहां पर किसी एक चीज का अध्ययन तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सामान्य कीमत स्तर, अब सामान्य कीमत स्तर में किसी एक वस्तु की कीमत की बात नहीं की जा रही है। जनरल इन्फ्लेशनरी ट्रेंड क्या है, महंगाई की दर क्या है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसका रीजन क्या है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो समष्टि की जब बात होगी तो इसका एक नेचर ये होता है कि ये कंप्लीट इकोनॉमी से होगी, रिलेटेड विद द होल इकोनॉमी। अच्छा, एक चीज आप और देख लीजिए कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का मतलब भी समझते हुए चलिए। ये जो अर्थव्यवस्था, ये जानना बहुत जरूरी है। हालांकि आगे मैंने लास्ट में हम इसकी चर्चा भी, इसके प्रकारों की चर्चा करेंगे, लेकिन आप अभी यहां देख रहे हैं तो अर्थव्यवस्था को जरूर समझ लीजिए। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आर्थिक क्रियाओं का योग। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बेसिक पॉइंट्स है इकोनॉमिक्स के जो आपको जरूर ध्यान रखने, क्योंकि परिचय वाला सब्जेक्ट है, इसलिए आपको यहां जरूर समझना चाहिए। अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक क्रियाओं का योग, यानी सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक क्रिया को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है ना, कई बार हम कहते हैं हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ऐसे हो रही है, वैसे हो रही है। आखिर अर्थव्यवस्था है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सम टोटल। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है, या आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपनी आजीविका कमाने के लिए आप जो भी क्रिया करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक क्रिया कहलाती है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कोई साइंटिस्ट है, जो भी हैं, ये अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है पैसा कमाने के लिए। उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जोड़ते हैं तो पूरे देश की हमारी क्या बनती है, इकोनॉमिक, हमारी अर्थव्यवस्था बनती है। अब वो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र, देखिए जब समष्टि की बात आएगी तो इन सबको लिया जाएगा। दूसरा
द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक या सेवा क्षेत्र। इसकी डिटेल भी चर्चा होगी, लेकिन अभी आप इसको यहीं समझते हुए चलिए, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राइमरी। अब देखिए, ये जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं वो इन्हीं तीनों क्षेत्रों में से किसी न किसी में होंगी। तो प्राथमिक क्रिया का मतलब कि वो कहां पर है? जो प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? जो कृषि से आधारित हो, जो बिल्कुल प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंडेंट हो। जैसे उसमें कृषि है, उसमें आखेट है, उसमें भोजन संग्रह है, ठीक है, उसमें खनन है, उनमें जो जो काम करता है वो प्राथमिक क्षेत्र का हो गया। द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं सीधे सीधे ये जुड़ा होता है विनिर्माण से, यानी मैन्युफैक्चरिंग से। किससे? विनिर्माण से। यानी जो व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, जो विनिर्माण से जुड़ा हुआ है, ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, जो भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज होते हैं। और तृतीय कौन कहते हैं? तृतीय क्या? सेवा क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सर्विस सेक्टर। इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर, ये सर्विस सेक्टर। स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, जितनी चीजें हैं ये सारे के सारे सर्विस सेक्टर में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों में जो व्यक्ति भी जो काम कर रहे हैं उन सबको जोड़ के हम उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, और उन सब का योग या एग्रीगेट कर देते हैं तो वो बन जाती है अर्थव्यवस्था। यानी अर्थव्यवस्था अपने आप में समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। ठीक, अब ये अर्थव्यवस्था तीन तरह की होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है ये पूरे अर्थव्यवस्था से संबंधित है। मतलब ये कि वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों अर्थ क्षेत्रों से रिलेटेड होगी और सबके आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेगी, सबके आर्थिक समस्याओं का योग करके चलेगी। अगर कीमत स्तर की बात होगी तो प्राथमिक क्षेत्र को भी देखा जाएगा, द्वितीय क्षेत्र को भी देखा जाएगा, तृतीय क्षेत्र को भी देखा जाएगा, सबको देखा जाएगा। तो इसलिए जो प्रकृति है समष्टि अर्थशास्त्र की, वो सबसे पहले प्रकृति यह है कि वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को देखती है। अब देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ इन समष्टिगत नीतियों का प्रभाव किसी एक व्यक्तिगत इकाई पर नहीं देखा जाता, बल्कि संपूर्ण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, व्यापक दृष्टिकोण। अब व्यापक दृष्टिकोण का मतलब यह है कि इसका जो देखने का नजरिया है, जो अध्ययन का नजरिया बहुत ब्रॉड है ना। तो इसका जो कंसेप्ट है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है ना। इसमें आप इसका लेके चलते हैं। तो ये क्या है? ब्रॉडर कंसेप्ट या ब्रॉडर अप्रोच कह सकते हैं, ठीक है। इसका दृष्टिकोण व्यापक है, जिसमें सूक्ष्म चर या व्यक्तिगत इकाइयों को महत्व नहीं दिया जाता। अच्छा, विश्लेषण भी यहां क्या है? ब्रॉडर एनालिसिस, ब्रॉडर एनालिसिस। अब ब्रॉडर एनालिसिस का मतलब क्या है कि जितने भी एनालिसिस किए जाएंगे, जितने भी महत्वपूर्ण इसमें आप कह सकते हैं कि विश्लेषण किए जाएंगे, वो भी अपने आप में ब्रॉडर होंगे कि भाई राजकोषीय नीति क्या है, इसके साथ साथ मौद्रिक नीति क्या है, जो हमारा जीडीपी कैलकुलेशन है वो क्यों बढ़ रहा है या घट रहा है, राष्ट्रीय आय क्यों बढ़ रही है, घट रही है, सारे एनालिसिस भी ब्रॉडर किए जाएंगे। ठीक, व्यापक अर्थशास्त्र में व्यापक विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें मौद्रिक और राजस्व नीतियों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब मौद्रिक नीति क्या है? जो केंद्रीय बैंक बनाती है मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल करने के लिए। उसके हमने डिटेल में मनी एंड बैंकिंग में आप देख सकते हैं उसको जाके। इसके अलावा राजकोषीय नीति, जो सरकार अपने बजट से संबंधित नीतियां बनाती है, वो राजकोषीय नीति कहलाती है। जैसे कुल रोजगार, कुल विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, राष्ट्रीय आय, कर नीति आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट रूप से आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है परिवर्तनशील समष्टि इकाइयां। तो समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि इकाई जैसे राष्ट्रीय कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि को परिवर्तनशील माना जाता है। यानी ये चीजें चेंज हो सकती हैं। तो एक तो आप ध्यान रखिए कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का आप अध्ययन करते हैं वो सीमित दायरे का होता है, खास करके लघु अवधि में ज्यादा उसको देखा जाता है। लेकिन जो ये समष्टि इकाइयां होती हैं, जो पॉइंट्स आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं, ये बहुत तेजी से बदलती हैं, चेंज होती रहती हैं, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। समष्टिगत मात्राओं की अगर बात करें तो समष्टिगत अर्थशास्त्र में समष्टिगत मात्राएं व्यक्तिगत मात्राओं का योग नहीं है, और इसी प्रकार समष्टिगत मात्रा में व्यक्तिगत इकाइयों की कुल संख्या का भाग देने पर व्यष्टिगत मात्रा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि दोनों प्रकार की मात्राओं का निर्धारण अलग अलग तरीकों से किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। परस्पर निर्भरता, यानी कि
इसमें जो जितनी भी चीजें समष्टि अर्थशास्त्र में आप देते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय आय है, मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, ठीक है, ये सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भुगतान संतुलन वस्तु विनिमय विदेशी विनिमय दर से जुड़ा हुआ है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ है, फिर इधर राष्ट्रीय आय जुड़ी हुई है आपके पूरे रोजगार के निर्धारण से। तो सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। व्यष्टिगत साम्य स्तर के परिवर्तन का प्रभाव अन्य इकाइयों पर नहीं पड़ता, जबकि समष्टिगत मात्राएं परस्पर इतनी संबंध होती हैं कि एक में परिवर्तन करने पर अन्य मात्राओं में साम्य में परिवर्तन होंगे। जैसे मान लीजिए सरकार ने मौद्रिक नीति बना दी कि हमको मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, केंद्रीय बैंक ने मान लीजिए बना दी, और जो सरकार है वो ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च कर रही है, तो दोनों क्लैश हो जाएंगे। तो अगर केंद्रीय बैंक अगर संकुचित मौद्रिक नीति बनाएगी, मतलब मनी सप्लाई को नियंत्रित करना चाहेगी, तो सरकार को भी एक संकुचित राजकोषीय नीति बनानी पड़ेगी कि व्यय पर कंट्रोल करे। ठीक उसी अनुसार फिर मुद्रा की पूर्ति वाला पार्ट आ जाएगा, फिर आय और रोजगार का निर्धारण उसी हिसाब से होने लगेगा, निवेश उसी हिसाब से प्रभावित होगा। तो एक चीज के प्रभावित होने से बहुत चीजें इसमें प्रभावित हो जाती हैं। उदाहरण, यदि एक देश अपने विनियोग को बढ़ाता है तो उसके गुणक प्रभाव से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया गया, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से फिर क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप कुल रोजगार, उपभोग, विदेशी व्यापार, ये सभी का गुणक प्रभाव से परिवर्तन हो जाएगा। तो सब मल्टीप्लायर में चेंज होंगे, इंक्रीज होंगे। व्यक्ति की अपेक्षा समूह का हित, तो इसमें क्या होता है, ग्रुप का हित किया जाता है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं। व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्ति की अपेक्षा समूह का ध्यान अधिक रखा जाता है। आज के युग में विकासशील और विकसित देश आर्थिक नियोजन के द्वारा अपना आर्थिक विकास करने में तत्पर है। यानी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, ठीक है ना, इस व्यक्ति के जगह समूह का ध्यान रखने के लिए क्या किया जाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग, और इस इकोनॉमिक प्लानिंग से क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसलिए आप देखते होंगे कि पूरी जैसे अभी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, 5 ईयर प्लान, सब वो खत्म हो गई हैं, तो नीति आयोग की अपने 3, 7 और 15 वर्षीय योजनाएं आ गई। तो नियोजन यानी प्लानिंग करना, फिर उसी हिसाब से राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, अलग अलग तरह की नीतियां बनाना, और उससे आर्थिक विकास का एक तरह से प्रयास किया जाता है। और इसमें हमेशा क्या किया जाता है, समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने की बात की जाती है, एक्सक्लूसिविटी की बात नहीं आती है। ठीक है, नियोजन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हम ऐसी योजनाओं को अधिक उपयोगी मानते हैं जिनके द्वारा अधिकतम लोगों का कल्याण हो। तो जितनी वेलफेयर इकोनॉमीज आप देखते हैं, अच्छा, ये जितनी आप चीजें समझ रहे हैं ना, आप इस चीज को, इस बात का ध्यान में रख के पढ़ते हुए चलिए कि जो मंदी की स्थिति आई, जब ये माना जा रहा कि अर्थव्यवस्था में मांग पूर्ति अपने आप मांग जनरेट कर लेगी, जो क्लासिकल अप्रोच था इसमें ये माना जाता था, आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे भी, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जब ये समष्टि अर्थशास्त्र का ज्यादा उपयोग होने लगा, जब ये मंदी समाप्त हुई और चर्चा की जाने लगी, तब ये माना गया कि नहीं, आप अर्थव्यवस्था को इस अनुसार लेके चलिए कि वो सबका ध्यान दे सके, वो सबके आय और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करे, वो सबके वेलफेयर की बात सोच सके। और उसके बाद दुनिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ के आई। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या अभी आगे देखेंगे, और थोड़ा पूंजीवाद को धक्का भी इससे लगा। धीरे धीरे फिर चीजें बैलेंस होकर मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं आ गई, वो क्या है इसकी चर्चा भी हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आप ये समझिए कि दुनिया भर की जितनी अर्थव्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, या आपकी अपनी जो अर्थव्यवस्था है, इन सभी अर्थव्यवस्था के नियोजन यानी कि प्लानिंग, उसका डेवलपमेंट और उसको मैनेज करने की जो पूरी व्यवस्था है, वो समष्टि अर्थशास्त्र के ही द्वारा की जाती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिविजुअल किसी चीजों का अध्ययन करके और पूरी अर्थव्यवस्था को रन करा ले जाएं, वो अर्थव्यवस्था फेल हो सकती है। और खास करके 1929 की जो महामंदी हुई, उसके बाद ये और महसूस किया गया कि समष्टिगत नियोजन या प्लानिंग्स रहनी चाहिए, और अर्थव्यवस्था को एक दिशा देने के लिए उसकी पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए। और आजकल तो दुनिया भर का पूरा विश्व ग्लोबलाइज हो रहा है, सबके अपनी अर्थव्यवस्थाओं की पॉलिसी है जो बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का हर तरफ योगदान है और इंपॉर्टेंस है। तो समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिनका अध्ययन और विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र में संभव नहीं है। अब आप व्यष्टि अर्थशास्त्र से राष्ट्रीय आय थोड़ी निकाल लेंगे, आप मुद्रा की पूर्ति थोड़ी वहां से निकाल लेंगे, भुगतान संतुलन की बात थोड़ी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति के स्थान पर समूह को महत्व देता है। ठीक है, ग्रुप यानी एग्रीगेट। इसके महत्व को संक्षेप में निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन में सहायक, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है, पूरी इकोनॉमी की जब आप स्टडी करेंगे तो इस स्टडी के लिए आपको क्या चाहिए, समष्टि अर्थशास्त्र के उपायों को देखना पड़ेगा। भाई, अर्थव्यवस्था का अध्ययन का मतलब क्या है, वहां गरीबी कितनी है, ठीक, वहां आय का स्तर क्या है, वहां अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहां पर राष्ट्रीय आय क्या है, वहां पर इसके अलावा रोजगार की स्थिति क्या है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, स्टडी करना चाहेंगे जब आप इकोनॉमी का, तो वहां पर समष्टि अर्थशास्त्र का अपना महत्व आपको समझ में आएगा। दूसरा, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक।
जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए आप नीतियां बनाते, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो आप बनाते हैं, यानी कि आप पहली बात तो आप किस तरह की अर्थव्यवस्था है आपको ये चूज करना पड़ेगा, आप पूंजीवादी हैं कि समाजवादी हैं कि मिश्रितवादी हैं, और आप जिस तरह की भी अर्थव्यवस्था है उस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए नीति बनानी पड़ेगी। फिर जो दो सबसे महत्वपूर्ण नीति पूरी दुनिया भर में देखी जाती हैं अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, वो दो नीतियां कौन की हैं, जिसकी चर्चा मैं बार बार कर चुका हूं, एक बार फिर आपके सामने वो लिख देता हूं। राजकोषीय नीति, ठीक है, और एक है मौद्रिक नीति। पूरी दुनिया भर में ये बनाई जाती है मौद्रिक नीति। ये दो आर्थिक ऐसी नीतियां हैं जिनके आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था काम करती है। ये जो राजकोषीय नीति है ये सरकार द्वारा बनाई जाती है, और ये जो मौद्रिक नीति है ये केंद्रीय बैंक द्वारा बेसिकली बनाई जाती है, ठीक है। ठीक है, पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंक द्वारा। अब ये नीतियां अगर आपको बनानी है तो इस नीति को बनाने से पहले सबसे पहले आपको पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन पता होना चाहिए कि आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, उसका नेचर कैसा है। फिर उस हिसाब से आप नीति बनाएंगे, चाहे वो मौद्रिक नीति हो चाहे केंद्रीय नीति हो। फिर आप आर्थिक विकास का अध्ययन करेंगे कि आपने जो नीति बनाई, जो इंप्लीमेंट की, वो कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पा रही है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मतलब यह है कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, इकोनॉमिक, आप देखिए बार बार उसको पब्लिश किया जाता रहा है भारत में, जैसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, सीएसएसओ है, फिर आपने सुना होगा एनएसएसओ। तो ये जो ऑफिसेज होते हैं फिर आर्थिक विकास का अध्ययन करते हैं। इन आर्थिक विकास के अध्ययन में फिर वो तीनों क्षेत्रों को देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र की क्या स्थिति है, द्वितीय क्षेत्र की क्या स्थिति है, तृतीय क्षेत्र की क्या स्थिति है। बजट से पहले देश की संसद में एक पेश किया जाता है पूरी स्थिति को, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, वो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उस सर्वेक्षण में इन चीजों को शामिल किया जाता है और उसमें सारी ये मैक्रो इकोनॉमिक चीजें लिखी होती हैं। तो उसमें समष्टि अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है। फिर मौद्रिक समस्या जैसे मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन का अध्ययन या विश्लेषण। तो मुद्रा प्रसार का मतलब क्या है, हाई मनी सप्लाई, और मुद्रा संकुचन यानी कि लो मनी सप्लाई। तो अब ये दोनों स्थितियों को कैसे विश्लेषण किया जाएगा, दोनों स्थितियों में क्या होता है। अब ये दोनों स्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन, और ये कैसे समस्या क्रिएट कर देती है अर्थव्यवस्था में, इस बात को जानना जरूरी है। तो एक मुद्रा प्रसार और एक मुद्रा संकुचन। मतलब क्या होता है, इसका मतलब है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बहुत बढ़ गई है, लोगों के पास खूब पैसा है, तो जाहिर सी बात है फिर इससे क्या होगा, समग्र मांग में वृद्धि होगी, समग्र मांग बढ़ेगी, और इससे फिर क्या होगा, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति या जिसको महंगाई कहते हैं। अब यहां आ जाइए, मुद्रा संकुचन यानी मुद्रा पूर्ति में कमी, मुद्रा पूर्ति में कमी यानी लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, मंदी आ जाएगी, क्योंकि समग्र मांग में कमी हो जाएगी। अब देखिए, मुद्रा प्रसार का अध्ययन करना, मुद्रा संकुचन का अध्ययन करना, मुद्रा स्फीति होना या मुद्रा अवस्फीति या मंदी होना, और इसको ठीक करने के लिए फिर उपाय क्या होंगे, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां। ये सब के सब एक क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का ही पार्ट है। यानी आप समझ सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी की सारी चीजें ही समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आती हैं, इसलिए इसका जो महत्व है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, उसके बाद योजनाओं के निर्माण में सहायक, जो भी गवर्नमेंट प्लान बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामूहिक व्यवहारों का मूल्यांकन करना। तो सामूहिक व्यवहारों का मूल्यांकन मतलब क्या है, जो एग्रीगेट व्यवहार हैं, जो सारे के सारे रिलेशंस हैं एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था की जो इकाइयां हैं उनका अध्ययन करना। साधनों के वितरण में महत्व यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और यहां पर बजट पिक्चर में आता है। तो बजट जो है वो पूरा क्या क्या है, सरकार की नीति है जो समग्र अर्थव्यवस्था के अंदर ही आता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, जिससे क्या होता है कि किस क्षेत्र से कर को वसूलना है, किस क्षेत्रों में विभाजित वितरित करना है, इन चीजों का निर्णय लिया जाता है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी देखिए, जब आप समष्टि अर्थशास्त्र से चीजों का अध्ययन करते हैं तो आपको पता लगता है कि किस क्षेत्र में और विकास की जरूरत है, किस क्षेत्र से आय कम आ रहा है, किस क्षेत्र की रोजगार की स्थिति खराब है, किस एरिया या नगर में वहां पर स्थितियां खराब है, तो उसको आप डेवलप करने की कोशिश करते हैं समष्टि की चीजों से। सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति और कीमत स्तर, ये सारा इंपॉर्टेंस आ जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। आर्थिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी आदि के समराष्ट्रीय आय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बचत, विनिमय, विदेशी विनिमय, भुगतान शेष, इन सब के अध्ययन में समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको महत्व समझ में आ रहे होंगे, इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम पहुंचे हैं कि ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसका उद्भव या इमरजेंस कैसे हुआ, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। बात को समझिए, मैं अभी चर्चा आपको शुरू में कर रहा था कि पहले क्या था, समष्टि अर्थशास्त्र का इतना महत्व नहीं था, वहां पर व्यक्तिगत स्तर पर चीजें चल रही थी और अपने आप अर्थव्यवस्था में कुछ चीजें चल रही थी। देखिए, पूरी दुनिया में अर्थशास्त्र को या अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए दो मुख्य सिद्धांत चलते हैं। एक क्लासिकल अप्रोच चलता है जिसको परंपरावादी सिद्धांत कहते हैं, और दूसरा जो है वो कीन्स से संबंधित है, कीन्सियन सिद्धांत जो है। तो क्लासिकल अप्रोच में यह कहा जाता था कि जो पूर्ति है वो अपना मांग खुद बना लेती है, खुद साम्य का स्तर बन जाता है, खुद रोजगार ठीक हो जाता है, जिसकी स्थिति की वजह से पूरा मंदी आ गया। उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, एक नया अप्रोच आना चाहिए, और उसकी चर्चा हम अगले चैप्टर में डिटेल में करेंगे। लेकिन हाँ, वहां से समष्टि अर्थशास्त्र की जो पूरी कंसेप्ट है वो उभर कर सामने आया। तो समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा, ये आप देख सकते हैं, ये मिस्टर कीन्स है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये अर्थशास्त्र की दुनिया में। ठीक है, वैसे तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, लेकिन कीन्स को आप इसके सही महारथी के रूप में देख सकते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनॉर्ड कीन्स ने, प्रसिद्ध इनकी जो पुस्तक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट एंड मनी, ये जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 में प्रकाशित होने के बाद हुआ। तो इन्होंने 1936 में किताब पब्लिश कराई, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और आप ये मत भूलिए कि मैं बार बार कह रहा हूं कि 1929 से 1933 तक एक बहुत बड़ा मंदी काल चल रहा था। कीन्स से पहले अर्थशास्त्र में यह विचारधारा प्रचलित थी कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। विचारों के इस संप्रदाय को क्लासिकी परंपरा के रूप में जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इसको परंपरावादी या क्लासिकी परंपरा कहते थे। इसमें क्या मान के चला जाता था, इसमें यह मान के चला जाता था कि देखिए, जो अर्थव्यवस्था है उसमें जितने लोग हैं सबको रोजगार मिलेगा, यह मान लिया गया। सारे कारखाने फुल लेवल पर काम करेंगे। ठीक, इसके अलावा रोजगार का स्तर खुद डिसाइड हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक बात और मत भूलिए, थोड़ा सा इसमें अगर आप हिस्ट्री में चलें, और जब मैं आपको इकोनॉमिक्स की दूसरी वाली किताब का भी टॉपिक सारा समझाऊंगा तो उसमें आएगा भी। 18वीं शताब्दी से इंग्लैंड के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी चल रहा था, जहां पर खूब सारे इंडस्ट्रीज खोले जा रहे थे, लोगों को खूब ज्यादा रोजगार मिल रहा था, पूरी दुनिया से रॉ मटेरियल आ रहा था, वहां बन रहा था और पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहा था, इसलिए वो बिक भी रहा था। तो ये मान के चला जा रहा था कि इकोनॉमी की स्थिति ऐसे ही बढ़िया बनी रहेगी और कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। पूरे यूरोप की यही कहानी चल रही थी लगभग, सबने उपनिवेश कॉलोनीज बनाई थी, लेकिन वो कंसेप्ट फेल हुआ। उसको क्लासिकी परंपरा के रूप में जाना जाता था। कीन्स के पहले की ये बात है। ठीक, किंतु 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तर में भारी गिरावट आई। तो देखा गया कि एक तो पूरी दुनिया में जो कॉलोनिज्म था या जो इनका वर्चस्व था वो धीरे धीरे कम आ रहा था, लोगों ने इनकी जो चीजें थी वो डिमांड करनी कम की, तो इनका एक्सपोर्ट कम हुआ और इनके रोजगार में कमी आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य 13 देशों पर पड़ा। तो बाजार में वस्तुओं की मांग कम थी और कई कारखाने बेकार पड़े थे, श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 33 तक बेरोजगारी की दर में व्यापक वृद्धि हो चुकी थी। उस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त उत्पादन में गिरावट आई। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नए तरीके से कार्य संबंध में प्रेरित किया और तब जाके कीन्स की जो ये किताब थी उसने इस नए सिद्धांतों को जन्म दिया कि ये जो आप क्लासिकल अप्रोच लेकर चल रहे हैं, जो परंपरावादी अप्रोच लेकर चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत उन्होंने दृष्टिकोण, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता का परीक्षण करना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उस किताब में कही वो ये कही कि अर्थव्यवस्था की जो अलग अलग इकाइयां हैं उनका कोऑर्डिनेटेड स्टडी करिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सब इंडिविजुअली चलेंगे, कि रोजगार मिल जाएगा, कारखाने ठीक से काम करेंगे, सारी चीजें पूर्ण एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर रहेगी। ठीक, ऐसा नहीं है। आप महंगाई, मांग, रोजगार, मुद्रा, वस्तु की मांग और पूर्ति, ये सारी चीजों को एक साथ जोड़कर चलिए। और यहां से फिर समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन वाला कंसेप्ट निकल कर आया।
यहां से फिर क्या हुआ, इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक की ये जो इकाइयां हैं उनको इंडिविजुअली स्टडी करना शुरू किया गया और वहां से कंसेप्ट ये निकल कर आए। ठीक है, तो कीन्स की पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास साबित हुई। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत उनका दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता, कोऑर्डिनेटेड इंटरडिपेंडेंस, इसका परीक्षण करना था। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का उद्भव हुआ। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप जब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का डिफरेंस देखेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र एक नया कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है लेकिन नया कंसेप्ट है, और खास करके कीन्स की पुस्तक के बाद देखने के लिए मिला। तो एक तो आपने इस तरह से इसका उद्भव देख लिया कि इसका इवोल्यूशन या इमर्जेंस कैसे हुआ। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि 1929 की मंदी के बाद जो क्लासिकल या परंपरावादी दृष्टिकोण था उसको चुनौती दी गई और नए दृष्टिकोण के तहत एक नए डिसिप्लिन जिसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट वाली किताब के बाद ये सारा कुछ आया। अब समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों की बात करें तो इसके भेदों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 तरह के यहां भेद दिखाई देते हैं। एक समष्टि स्थितिकी, मैक्रो स्टैटिक्स क्या है, इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन संतुलन की अवस्था में किया जाता है, किंतु इसमें संतुलन पर पहुंचने की प्रक्रिया का अध्ययन नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है कि जो चीज आपको करंट में दिखाई दे रही है, जैसे मान लीजिए बोला गया कि ये एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, तो बोल दिया जाएगा ये संतुलन हो गया। लेकिन इस संतुलन तक आने तक जो प्रोसेस है, जो इसकी विधियां हैं, इस पर बात नहीं की जाएगी। स्थिति की बात की जाएगी, स्टैटिक्स, उस समय जो चीजें चल रही होंगी उसकी बात की जाएगी। तो एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र का ये आपको दिखाई देता है पार्ट। दूसरा तुलनात्मक समष्टि स्थितिकी, कंपैरेटिव मैक्रो स्टैटिक्स, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था द्वारा प्राप्त विभिन्न संतुलनों की तुलना की जाती है, जैसे आय और रोजगार का निर्धारण, जैसे निवेश और बचत का निर्धारण संतुलन है ना, मांग और पूर्ति का संतुलन। तो ये अलग अलग जो संतुलन है इसका आपको कंपैरिजन दिखाई देगा। अगले चैप्टर्स में आप इसको देखेंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट का कब संतुलन होगा, इसके अलावा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का कब संतुलन होगा, एम्प्लॉयमेंट और रोजगार और आय का संतुलन कब होगा। तो ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, किंतु इसमें अर्थव्यवस्था के एक संतुलन से हटकर दूसरे संतुलन को प्राप्त करने की प्रक्रिया का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि वो स्थिति की है। ठीक, तो प्रक्रिया वाली बात नहीं आएगी, बस जो कंडीशन है वो दिखाई दे दी जाएगी। समष्टि प्रावैगिकी, मैक्रो डायनेमिक्स। अब देखिए यहां क्या है, डायनेमिज्म आ गया, यहां पर परिस्थिति की भी बात होगी। यह आर्थिक विश्लेषण की यथार्थवादी विधि है। देखिए जब विश्लेषण वहीं होगा जहां प्रक्रिया की बात होगी कि कैसे इस चीज को अचीव किया गया है, इसमें क्या चीजें डाली गई हैं, क्या चीजें कम की गई हैं। तो यह आर्थिक विश्लेषण की यथार्थवादी विधि है जो कि उच्च गणित पर आधारित होने के कारण अत्यधिक जटिल है। इसके द्वारा अर्थशास्त्र के प्रावैगिक रूप की व्याख्या की जाती है। इस विधि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों और समायोजन प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए आते हैं थोड़ा सा विशेषताओं के बारे में। ठीक है कि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या है। एनसीईआरटी भी कई विशेषताओं की चर्चा करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता अथवा समष्टि अर्थशास्त्रीय नीतियों का अनुपालन राज्य स्वयं अपना वैधानिक निकाय जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इस प्रकार की संस्था करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, जो समष्टि अर्थशास्त्र देखते हैं, तो इसमें आपने बहुत ध्यान से सुना शुरू से कि नीति निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक नियोजन इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, वो जो वैधानिक या लीगल निकाय हैं, जो करने वाले संस्थाएं हैं, जैसे आरबीआई हो गया, भारत की सरकार हो गई, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसको सेबी बोलते हैं, ठीक है, ये सारे बोर्ड, ये सारे बड़े बड़े निकाय इसका काम करते हैं। विधि अथवा भारत के संविधान में जैसा कि परिभाषित की गई है, ऐसे प्रत्येक निकाय को एक अथवा अधिक सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन करना होगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि इसके आलोक में संविधान ने अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग काम दिया है। जैसे भारत के संविधान का अनुच्छेद 112 क्या बोलता है कि भारत की सरकार को हर साल क्या करना पड़ेगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालना होगा संसद के सामने, यानी उसको बजट पेश करना होगा। उसी में यह भी है कि राजकोषीय, बाद में जो कानून बनाया गया कौन सा, FRBM एक्ट, ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसमें बोला गया कि राजकोषीय नीति के साथ साथ और सारी आपको आर्थिक चीजें लेकर आनी पड़ेंगी, रिपोर्ट देने पड़ेंगे। तो ये जो संस्थाएं हैं जो ये सारी चीजें करती हैं, ये समष्टि अर्थशास्त्र में देखा जाता है कि इसकी विशेषता ये कि जिन संविधान को, जिन निकायों को या जिन संस्थाओं को इसके लिए लगाया जाता है, उसको अपने अधिकार प्राप्त होते हैं और वहां से ये सारे अध्ययन को करते हैं। अब जो दूसरी विशेषता आपको दिखाई पड़ती है, एनसीईआरटी में बिल्कुल इस तरह से मेंशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि समस्त अर्थशास्त्र के निर्णयकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं। ये इस विशेषता से पता चलता है। स्पष्टता उनको आर्थिक उद्देश्यों से बाहर आना पड़ता है
और जिन सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए आर्थिक संसाधनों का परिनियोजन करने का निर्णय लेना पड़ता है। मतलब यह है कि उनको क्या करना पड़ता है कि जो अपने आर्थिक उद्देश्य हैं उससे थोड़ा और बाहर निकलना पड़ता है, और फिर क्या होता है कि सार्वजनिक आवश्यकताएं जो हैं उसकी पूर्ति के लिए आर्थिक संसाधनों का नियोजन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि लेट सपोज की एग्जांपल से आपको बताते हैं कि बजट बनाया जाता है सरकार के द्वारा। जब बजट बनाया जाता है तो उसमें ये टारगेट किया जाता है कि इस बार मेरा राजकोषीय घाटा बजट का टोटल जीडीपी का 4% रहेगा या 3% रहेगा। जैसे मान लीजिए एफआरबीएम एक्ट बनाया गया, ठीक है, लेट सपोज कि एफआरबीएम एक्ट बनाया गया। उस एफआरबीएम एक्ट 2003 में, यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, ये 2003 में कहा गया कि जो घाटा सरकार के बजट का हो सकता है वो जीडीपी के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अचानक तभी क्या हुआ, धीरे करते 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 स्थितियां खराब हुई। मान लीजिए कोविड की स्थिति आ गई तो सरकार इस राजकोषीय घाटे को लक्ष्य को 6% से ऊपर ले गई, 6.89 तक ले गई इस साल। तो अब सरकार क्या देख रही है, सरकार ये देख रही है कि अभी जो सार्वजनिक जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हमको अपने जो उद्देश्य हैं उससे थोड़ा बाहर आना पड़ेगा और लोगों की स्थिति की जानकारी देखते हुए उस हिसाब से निर्णय लेने पड़ेंगे। इस प्रकार के क्रियाकलाप का लक्ष्य व्यक्ति के निजी हित के लिए नहीं होता है, इनका अनुपालन संपूर्ण देश और उसकी जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। तो इसमें जो आर्थिक एजेंट होते हैं, ऐसे समष्टि अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी में आप देखिएगा उसमें मेंशन्ड है आर्थिक एजेंट। आर्थिक एजेंट कौन है? जो अर्थव्यवस्था में निर्णय ले रहे हैं। उपभोक्ता निर्णय ले सकता है कि उसको कितना उपभोग करना है, सरकार निर्णय ले सकती है कि किस तरह का बजट आएगा। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है कि जो आर्थिक एजेंट हैं वो सार्वजनिक हितों का ध्यान रखकर निर्णय लेते हैं। इस वर्ड को आप मत भूलिएगा, इकोनॉमिक एजेंट या आर्थिक एजेंट, ये मेंशन्ड है इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की किताब में, पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये जो आर्थिक एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए आर्थिक संसाधनों का परिनियोजन करते हैं या उसकी प्लानिंग करके चलते हैं। ये समष्टि अर्थशास्त्र की एक विशेषता देखी जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, जो बहुत बेसिक पार्ट है इस चैप्टर का, वो ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, अब मैंने समष्टि और व्यष्टि के बारे में आपसे डिटेल में पहले ही थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, यानी इंडिविजुअल लेवल पर जो आर्थिक समस्याएं हैं या जो इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शंस हैं या जो इकोनॉमिक संबंध हैं उनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। एक फर्म का उत्पादन, एक व्यक्ति का उत्पादन, आय, ठीक है ना, एक व्यक्ति की गरीबी की स्थिति, ये सारी चीजें। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जिसको क्या कहा जाता है, समग्र, या जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट। ठीक, एग्रीगेट अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंध और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है, यानी इकोनॉमिक रिलेशंस क्या हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन सब का अध्ययन करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित है। तो किसी फर्म में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना इसको कह सकते हैं कि कीमत में निर्धारण कैसे संबंधित है, ये एक इंडिविजुअल फर्म की बात करेगा। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और सामान्य कीमत स्तर, सामान्य यानी जनरल प्राइस लेवल, जो पूरे इकोनॉमी के स्तर पर चल रहा है, जो पूरे इकोनॉमी के लेवल पर चल रहा है, इसकी चर्चा यहां पर की जाती है। इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति हैं। यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, मांग और पूर्ति, केवल डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। और यहां क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो यहां क्या देखा जाएगा, इसके मुख्य उपकरण समग्र मांग और समग्र पूर्ति हैं। अब इस समग्र मांग में सारी चीजें आ जाती है। जैसे अगर आप एग्रीगेट डिमांड को देखना चाहें, जो समष्टि अर्थशास्त्र में डिफाइन किया जाता है, तो एग्रीगेट डिमांड में सारी अर्थव्यवस्था की चीजें ली जाती हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है घरेलू उपभोग की मांग, घरेलू उपभोग की मांग। ठीक, ये क्या होता है, आई मतलब जो पूरे अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग है, इन्वेस्टमेंट डिमांड। ठीक है ना,
निवेश करने के लिए भी क्या मांगा जाता है, डिमांड की जाती है। उसके वजह से कोई जो जिन वस्तुओं सेवाओं का डिमांड किया जा रहा है वो आई में आ जाएगा। जी क्या होता है, सरकार की मांग। गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारी योजनाएं चलाती है, ठीक है, कई सारे पुल सड़क ये सारी चीजें बनवाएंगी, तो उसके लिए सरकार भी क्या करेगी, कुछ ना कुछ मांग करेगी, ठीक। और यहां क्या होता है, शुद्ध निर्यात की मांग, शुद्ध निर्यात की मांग, ठीक है। यानी इंपोर्ट माइनस में, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करने के बाद जो टोटल एक्सपोर्ट के लिए डिमांड किया जा रहा है, ये चार तरह के डिमांड, यानी देख रहे हैं सबको एग्रीगेट कर दिया गया। जो घरेलू लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो कितना डिमांड कर रहे हैं, सी से दिखा के उसको एग्रीगेट डिमांड में ऐड किया जाएगा। निवेश के लिए कितनी डिमांड की जा रही है, जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए वस्तु और सेवाएं खरीदता है, ये तो निवेश के लिए कितनी मांग की जा रही है, सरकार के द्वारा कितनी मांग की जा रही है, और शुद्ध निर्यात के लिए कितनी मांग की जा रही है, ये एग्रीगेट डिमांड की बात आती है। अच्छा, एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है, तो एग्रीगेट सप्लाई बहुत सिंपल तरीके से बता दिया जाता है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू वाई, यानी कि आय, जो राष्ट्रीय आय निकलती है उसी को एग्रीगेट सप्लाई मान लिया जाता है। तो अब राष्ट्रीय आय में आप देखिए, जैसे प्राथमिक सेक्टर की आय, द्वितीयक सेक्टर की आय, तृतीयक सेक्टर की आय, फिर पूरे विश्व से आने वाली आय, सबको मिलाकर तब राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। तो एग्रीगेट सप्लाई में तो पूरे देश की आय है। अब क्यों इसको माना जाता है, इसका लॉजिक चैप्टर में देखेंगे। और एग्रीगेट डिमांड में इतनी चीजें आ रही हैं, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो समग्रता है वो यहां पर दिखाई पड़ती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि यह विस्तृत, अच्छा हाँ, समग्र मांग समग्र पूर्ति, ये हमने देख लिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, सॉरी, ठीक, हाँ, तो इसमें क्या देखा गया, कुल मांग पूर्ति है, इसमें क्या देखा, समग्र मांग और समग्र पूर्ति है। अब चौथा पॉइंट देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि समष्टि पर वो स्थिर रहते हैं। यानी जब हम फर्म या उद्योग से उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि बिल्कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्थिर रहता है, ठीक। और समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि व्यष्टि पर स्थिर रहते हैं। जब हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्तर का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि आय का विवरण स्थिर रहेगा। यानी कि जब आप माइक्रो लेवल की स्टडी करेंगे तो मैक्रो लेवल की जो चीजें होती हैं वो स्टेबल मान ली जाती हैं, यानी इसको स्थिर रहते हुए माना जाता है पूर्वानुमान में। और जब आप समष्टि लेवल पर अध्ययन करते हैं तो व्यक्तिगत लेवल पर माना जाता है कि अभी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तभी एग्जैक्ट फिगर निकलता है। अब देखिए, ये हमने समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लिया। अब इस चैप्टर में एक लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझते हुए चलना है, और इसके साथ जो इसके भाग 3 देखेंगे उसको भी समझ लेंगे। और वो क्या है, वो ये है कि आप समष्टि अर्थशास्त्र को पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिति में देख रहे हैं। मैंने शुरू में बताया था, तो अर्थव्यवस्था क्या है ये जाननी जरूरी है। मैंने आपको शुरू में थोड़ा हिंट भी दिया था। तो जैसे आर्थिक क्रियाओं का जो योग है, जो सम टोटल है, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। यानी अपने जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली जितनी क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। द एक्टिविटीज डन टू अर्न द लिवलीहुड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आ रही बात समझ में? तो आर्थिक क्रियाएं कौन से कहलाएंगी, जो अपना भरण पोषण करने के लिए कोई व्यक्ति जो क्रिया करता है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब ये आर्थिक क्रिया मैंने आपको शुरू में बताई है कि 3 तरह के क्षेत्रों से होती है। प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा तृतीयक या सेवा क्षेत्र, ठीक। ये 3 क्षेत्र होते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो कृषि, आखेट, खनन, भोजन संग्रह, इससे रिलेटेड इसमें पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जो भी चीजें आप ले लें, उससे आधारित जो लोग होते हैं, उससे जो जीविकोपार्जन करते हैं, वो उनकी आर्थिक एक्टिविटी होती है। द्वितीय क्रियाएं जो होती हैं वो सीधे सीधे जुड़ी होती हैं विनिर्माण से, ठीक, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बनाना, यानी फैक्ट्री वाला जो पूरा काम है। और तृतीय जो होती है सेवा क्षेत्र होती है, जिसमें चिकित्सा, पर्यटन, स्वास्थ्य, है ना, टेलीकम्युनिकेशन, विशेषज्ञों की सेवा, प्रोफेशनल, डॉक्टर, जितने इंजीनियर, सब कुछ देखते हैं वो। तो ये 3 तरह से लोग अपना काम पूरी दुनिया में चलाते हैं। और इन तीनों को जब आप ऐड करते हैं, इन आर्थिक क्रियाओं को जब आप ऐड करते हैं तो अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, ठीक। अब सवाल यह आता है कि दुनिया भर में इसको ऐड करने के बाद जो अर्थव्यवस्था बनती है वो किस प्रकार की होती है। तो एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी।
और एक है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखिए, ये जो अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े दृष्टिकोण या विचारधारा का भी द्योतक है। मतलब ये कि पूरी दुनिया किस विचार को लेकर आगे बढ़ रही है, यह भी डिपेंड करता है कि वो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। आपने एक वर्ड सुना होगा, बार बार सुना होगा, कोल्ड वॉर, जिसको कहते हैं शीत युद्ध। ठीक, अब आप ये समझिए कि ये अर्थव्यवस्था के प्रकार पे ही ये आधारित पूरा शीत युद्ध चला था, जो 40-50 साल तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1944 में खत्म हुआ, उसके बाद जो सोवियत संघ का विघटन हुआ है 1991 के आसपास, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, तब तक ये शीत युद्ध चला। क्यों? इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच में। क्या मतलब है इसका? यानी दुनिया का एक हिस्सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया था और दूसरा हिस्सा समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गया था। अब क्या है, अभी समझ रहे हैं? फिर वहां से एक बैलेंस अर्थव्यवस्था का सिस्टम निकला जिसको हम मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब क्या मतलब है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था शुद्ध रूप से बाजार की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यानी जहां सारी चीजें बाजार के हिसाब से डिसाइड की जाती हैं, मांग और पूर्ति से। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जो शुद्ध रूप से सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इसमें बाजार का हस्तक्षेप नहीं होता, बाजार के मांग पूर्ति सब कुछ डिसाइड नहीं करते हैं, सरकार करती है। और ये क्या है? ये पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि मुक्त अर्थव्यवस्था है। और इसमें जो प्राइवेटाइजेशन है, यानी कि व्यक्तिगत प्रॉपर्टी जो है या व्यक्तिगत संपत्ति का पूरा बोलबाला है, यहां पर व्यक्तिगत संपत्ति का अलाउ नहीं रहता। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है? कुछ व्यक्तिगत हाथों में चीजें रहती हैं और कुछ सरकार के हाथों में रहती हैं। तो ये तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। जो क्या होता है, इन तीनों चीजों से, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों से मिलकर बनी होती है। अब एक एक करके देख लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहां कीमतों का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूएसए है। ठीक, इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुक्त अर्थव्यवस्था। मुक्त अर्थव्यवस्था। ठीक, यानी इसको कहते हैं फ्री इकोनॉमी। इसको और क्या कहते हैं? उसी से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि मार्केट इकोनॉमी। ठीक, अब इसमें क्या होता है? यहां कीमतों का निर्धारण बाजार के द्वारा किया जाता है। बाजार के द्वारा यानी मांग और पूर्ति, मांग एवं पूर्ति। तो एक तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर कीमत सरकार नहीं बताएगी कि क्या होगी, या क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। जो तीन प्रॉब्लम्स बताया गया है, उन तीनों प्रॉब्लम का जवाब अर्थव्यवस्था में बाजार देती है, सरकार नहीं देती है। सरकार उसको कंट्रोल नहीं करेगी। पूरी तरह से ये फ्री इकोनॉमी होती है, जहां पर सब कुछ क्या किया जाता है, ये छोड़ दिया जाता है कि बाजार तय कर लेगी कि उसको किस तरह से अपना काम चलाना है। ठीक, और यहां जो सरकार होती है, गवर्नमेंट एक्ट एज फैसिलिटेटर, नॉट एज कंट्रोलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। यानी जो सरकार है वो नियंत्रक के रूप में नहीं, सुविधा प्रदाता के रूप में काम करती है। ये बात ध्यान रखिएगा। सरकार यहां पर क्या करती है? ये गवर्नमेंट है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में। गवर्नमेंट जो है एक्ट एज, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गवर्नमेंट एक्ट एज फैसिलिटेटर नॉट एज कंट्रोलर। मतलब सरकार ये कहेगी कि हम आपको लॉ एंड ऑर्डर की दे देते हैं सुविधा, हम आपको जो अवसंरचना चाहिए दे देते हैं, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए वो दे देते हैं, बिजली पानी देते हैं, पर बाकी चीजें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। जिस चीज की डिमांड हो उसकी सप्लाई मार्केट करे और कीमत का निर्धारण कर ले। ठीक, दूसरी तरफ ये हो गया क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसकी अगुवाई पूरी दुनिया में यूएसए कर रहा था। अब तो लगभग पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है। यह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था।
ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये दो महानुभाव आपके सामने खड़े हैं, रसिया और चीन के, पुतिन और जिनपिंग। तो अब तो खैर धीरे धीरे भी मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था रसिया उसका हेड था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा लीडर था। लेकिन बाद में वो उसकी इकोनॉमी खुद खराब हो गई, गोर्बाचोव के सुधार आ गए और वो चीजें डिसइंटीग्रेट हो गई। चाइना भी कुछ उसी से मिलता जुलती विचारधारा के साथ चलता है, कम्युनिस्ट। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था। केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था, जिसको कहा जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक। इसको एक और नाम दिया जाता है कमांड इकोनॉमी। ठीक, इसका मतलब यह होता है कि सारी की सारी चीजें जो हैं सरकार के हाथ में होती हैं। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें और किस कीमत पर उत्पादन करें, इस चीज का ज्यादातर निर्णय कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। ठीक, इसमें सरकार क्या होती है? गवर्नमेंट एक्ट एज अ कंट्रोलर। जैसे वहां पे क्या लिखा था? फैसिलिटेटर। गवर्नमेंट एक्ट एज कंट्रोलर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने से पहले अर्थव्यवस्था के प्रकार आपको जानने बहुत जरूरी है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, यानी अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी, जिसका नाम क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ये समाजवाद के विचारधारा पर है। उसका ये मानना है कि अगर बाजार के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया गया तो बाजार निर्दयी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत की चीजें नहीं मिलेंगी, सरकार का हस्तक्षेप करना जरूरी है। अगर सरकार हर चीज को कंट्रोल नहीं करेगी तो फिर जो गरीब है वो गरीब रह जाएंगे, आय खराब हो जाएगी। खास करके जब मंदी की स्थिति आई थी उसके बाद ये विचारधारा और तेजी से फैली। फिर सोवियत संघ में जो लेनिन, स्टालिन जैसे नेता आए बाद में, उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है और पूरी दुनिया में इस बात पर जंग चलती रही कि समाजवादी अर्थव्यवस्था अच्छी होती है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। इश्यू को लेकर एक शीत युद्ध चला बहुत सालों तक, जो बाद में खत्म हुआ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था के, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में मिक्स्ड इकोनॉमी। जिसको फॉलो करता है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं? इंडिया क्या करता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। जब से हमने आजादी हमको मिली तो हमारी विचारधारा समाजवादी थी। ठीक, हमने सोशलिस्ट अप्रोच को अपनाया कि हम सबका कल्याण करेंगे, एक वेलफेयर या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक्स होगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था होगी, वो थोड़ी बहुत क्या होगी? वो मिश्रित होगी। मिश्रित यानी यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के लक्षण पाए जाते हो। थोड़ा सा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ किया जाए और थोड़ा सा सरकार भी रहे। हालांकि ज्यादा समाजवादी की तरफ झुकी हुई अर्थव्यवस्था हमारी थी, धीरे धीरे और वो अब कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रही है। तब हमने लाइसेंस राज, कोटा परमिट, ये सारी चीजें लगाई थी। बहुत ज्यादा प्राइवेट चीजों को अलाउ हम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने दोनों का सामंजस्य रखा था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी तथा पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हो, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं आपने देखी, समाजवादी, पूंजीवादी, और तीनों अर्थव्यवस्थाओं का तीन क्षेत्र होता है, जिसको आप मत भूलिएगा। और वो क्षेत्र है कौन कौन से, जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूं। प्राथमिक क्षेत्र जो जुड़ी हुई है कृषि से। ठीक, इसको भी एक शॉर्ट समरी आप जरूर समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, तो अगर आप इकोनॉमी, ठीक है, या अर्थशास्त्र के, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र अगर आप कहें, क्योंकि नेशनल इनकम आप पढ़ेंगे अभी इसके बाद, तो आप पर तीनों क्षेत्रों की चर्चा आएगी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो इसमें तीन चीजें आएंगी। सबसे पहला प्राथमिक, जिसको कहते हैं प्राइमरी, जो जुड़ा है किस चीज से? कृषि, पशुपालन, आखेट, भोजन संग्रह। अब तो ये चीजें होती नहीं है। ठीक, और खनन, माइनिंग, ये चीजें प्राइमरी सेक्टर में, इसमें काम करने वाले जो लोग होंगे वो प्राथमिक क्षेत्र के कहलाएंगे। दूसरा
द्वितीयक, जिसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, और ये जुड़ा होता है किससे? विनिर्माण, या जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। तीसरा तृतीयक, या जिसको बोलेंगे टर्सरी सेक्टर, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है, यानी इसको हम सर्विस सेक्टर लेकर चलते हैं, जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, इसके अलावा पर्यटन, है ना, ये सारे के सारे, संचार, परिवहन, ये सारी की सारी चीजें जो है वो तृतीयक या सेवा क्षेत्रों में आती है। तो ये 3 क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के बारे में आप ध्यान से समझ लीजिए, जो आपकी पूरी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग बनते हैं, और अर्थव्यवस्था के 3 ये प्रकार भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपने हमेशा ध्यान में रख के चलना है। तो आई होप कि ये सारे कंसेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे, और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पूरे के पूरे टॉपिक्स और सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमें जरूर कोई कंफ्यूजन हो तो भी सूचित करिए। एक बात का और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की magnetbrains.com आपकी एक ऐसी वेबसाइट है, यानी मैग्नेटब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है, जहां पर आप कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। जैसे यहां पर आके आप कक्षा 6 से 12 तक की कोई भी क्लास सेलेक्ट करिए। अगर आपने क्लास 12 हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया तो आप मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र की डिटेल पढ़ाई कर सकते हैं, और कुछ अन्य सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई अलग अलग टीचर्स से भी कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी क्लास सेलेक्ट करेंगे तो वहां आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आप किसी भी टीचर से कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको वहां पर कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन मिलेगा। इसके साथ साथ आपको छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर। ये सारी चीजें वेबसाइट पर बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लगाई गई हैं, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो और सबसे खास बात, ये सारे का सारा अध्ययन बिल्कुल निःशुल्क है, क्योंकि मैग्नेटब्रेन्स हिंदी पर कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क है। सिर्फ आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। यानी जो भी इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दी जा रही है, इसको और प्रोत्साहित करने के लिए आप इस वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।